मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, मैं शायद गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन ये फहरिस्त खत्म नहीं होगी। आज न जाने कितने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम घिरे हुए हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इतना ही नहीं, कई इंडस्ट्रीज जैसे कि एरोस्पेस, मेडिकल या कहें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्रीज में आज इलेक्ट्रॉनिक साइंस के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और अब तो सेमीकंडक्टर चिप के इंडिया में आने के बाद, यानी कि इसकी इंडस्ट्रीज के इंडिया में आने के बाद लगातार इन प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। आप इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, कैसे यहाँ पर करियर बना सकते हैं, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे और इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश भी करेंगे, एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स महज एक मजमून नहीं, बल्कि आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी से भरपूर दौर की बुनियाद है। ये वो शोबा है जो जदीद दुनिया की हर हरकत, हर इजाद और हर सहूलत की पुष्ट पर खामोशी से काम करता है। चाहे बात मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट होम्स या स्पेस टेक्नोलॉजी की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही इस तरक्की की राहें हमवार की हैं। ये मैदान सिर्फ सर्किट्स और चिप्स तक महदूद नहीं, बल्कि एनर्जी, कम्युनिकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT जैसे शोबों में भी बुनियादी हैसियत रखता है। अब इस फील्ड में काम करने वाले माहिरीन न सिर्फ सिस्टम डिजाइन करते हैं, बल्कि तहकीक, मैन्युफैक्चरिंग, मेयारबंदी, सेफ्टी मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये शोबा नौजवानों को सिर्फ एक हुनर नहीं देता, बल्कि उन्हें एक ऐसा विजन देता है जिससे वो दुनिया को बेहतर और स्मार्ट बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने का ख्वाब रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का ताकतवर जरिया बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो बाकी विभाग है, एक तो हम मल्टी डिसिप्लिन या इंटरडिसिप्लिन रिसर्च भी करते हैं। वो स्टार कॉलेज स्कीम है भारत सरकार का, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। उसके तहत हमने 7 डिपार्टमेंट को उसमें इन्वॉल्व कर रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमारे बच्चे टीचर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो उनको एक प्रयोगशाला का अनुभव भी मिलता है, वहाँ से वो नया सीखते भी हैं। एक वो इनोवेशन की भी कोशिश करते हैं, कुछ नया रिसर्च, कुछ नया इनोवेशन, रिसर्च पेपर उनके अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। तो इस तरह के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब चूँकि 4 ईयर आ गया इस साल से और ये चौथा साल है UGCF का 4 ईयर प्रोग्राम का, जो NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, उसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया और उसका हम लोगों ने लगातार सफलतापूर्वक उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो जो हम उसको लागू कर रहे हैं, अब चौथा साल आएगा और मुझे लगता है कि इस चौथे साल में जो एक रिसर्च का कंपोनेंट और बढ़ गया है, तो विद्यार्थियों के लिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है कि जब वो 4 साल यहाँ से करके जाएंगे तो उनकी रोज़गार परक वो शिक्षा होगी और उनको रोज़गार यहाँ से निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि AI में या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इन सब क्षेत्रों में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जा सकते हैं और हमारे शिक्षक जो कि बेहतरीन शिक्षक हैं इस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मिल कर के अपने छात्रों के साथ इस पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलने वाली है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक साइंस की फील्ड को समझ गए होंगे। अब इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए चलते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की फील्ड पर आज हम बात कर रहे हैं और इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए, इस फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं, एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आप हैं डॉक्टर सचिन कुमार, जो कि DU के ARSD कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में फैकल्टी हैं।
सर खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, या मैं कहूँगा कि नाजरीन को अगर आप समझाना चाहें हमारे, या एक आम नौजवान समझना चाहे इस फील्ड की अहमियत और इससे जुड़ी बारीकियों को, तो आप कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे? खैर जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो आमजन में एक मैसेज है कि भाई ये टेक्नोलॉजी और बड़े बड़ी मशीन्स और बड़े बड़े डिवाइसेस के बारे में बात करता है, पर ऐसा नहीं है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी डिवाइस को देखेंगे, चाहे आप स्मार्टफोन की बात करें, आप घर में टीवी की बात करें, स्मार्ट टीवी है, आप रेफ्रिजरेटर एसी की बात करिए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो हम इस टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उसका फाउंडेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में हर जगह निहित है और उसके बिना मतलब हमारी ज़िंदगी आज की डेट में आप कह सकते हैं कि नहीं चल सकती। तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आमजन को अगर समझना है तो वो ये समझ सकता है कि जितनी भी हम टेक्नोलॉजी हमारे सराउंडिंग में यूज़ करते हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड। बिल्कुल, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है डिफेंस में, मेडिकल में, इनफैक्ट तमाम इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस के एक्सपर्ट की ज़रूरत है आज की डेट में। एक छोटा सा फ़र्क भी मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर समझना चाहूँगा, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में अगर कोई बीएससी करता है तो उसमें फ़र्क क्या है? बहरहाल जो बेसिक डिफरेंस है वो उसकी टर्मिनोलॉजी में है। यहाँ जो डिग्री हम कराते हैं वो बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस है और जो डिग्री बीटेक है वो बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है वो साइंसेस पे यानी फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे होता है, जबकि बीटेक के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैसे टेक्नोलॉजी में इम्बाइब किया जा सके, ये हमारा फोकस बीटेक के अंदर होता है। तो फाउंडेशन डिफरेंस है। अगर हम करिकुलम की बात करें तो हमारा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस का सिलेबस बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के एट पार है। हमारे जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट्स बीटेक में पढ़ाए जाते हैं, बट द मैथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट एट बोथ प्लेसेस। मार्केट में कितना फ़र्क है दोनों में? अगर मार्केट की बात करूं तो पिछले अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं तो उस समय तक एक टैबू था कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सुपीरियर है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से। बट अभी पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड है वो ये है कि इंडस्ट्री ने हमारे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को हायर करना शुरू कर दिया है, जबकि आज की डेट में वो उनको एज इंटर्न एज एम्प्लॉई दोनों रोल्स पे हायर कर रहे हैं एंड दे आर ऑफरिंग गुड पैकेजेस एज वेल। अगर मैं बात करूं तो शुरुआती तौर पे वो 4 से 5 लाख का पैकेज एज इंटर्न आपको देते हैं और उसके 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू गेट अ पैकेज ऑफ 10 to 15 लाख। अच्छा पैकेज, मतलब मुझे लगा अब आप जॉब की बात करेंगे 10 से 5 लाख इंटर्न को मिल जाता है। गुड। अभी यहाँ पर एक अहम सवाल, अभी आपने इंडस्ट्री की बात करी तो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं, तो ऐसे में कितनी मार्केट बदलने वाली है और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं इस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए आगे? जैसा कि आपने बताया कि जो हमारी इंडस्ट्री है नाउ वी आर ऑन इंडस्ट्री 4.0, तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें पैरेलली हो रही है। उन सबका फाउंडेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स हमारे अच्छे हैं और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक एग्जांपल लो तो आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी विच इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, देन जेमिनी है, मेटा है, तो ये सारे जितने भी जो लर्निंग टूल्स हैं या एआई टूल्स हैं ये सबका फाउंडेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे, क्योंकि कोड जो है वो एक हार्डवेयर पे रन करता है, तो जो हार्डवेयर है विच इज़ डिजाइन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, उसकी जो रेस्पेक्टिव चिप्स हैं जिन पे वो सर्वर्स चलते हैं, जिन पे वो कंप्यूटर्स चलते हैं जो उस कोड को रन करते हैं, वो सब एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ का जो स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, चाहे वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, दोनों ही उसमें बराबर रोल प्ले करेंगे और दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भविष्य में इंडिया में बनने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेस में आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 4 फाउंड्री लैब अनाउंस कर चुके हैं, जिसमें से गुजरात वाली लैब हमारी फंक्शनल हो गई है, नॉर्थ ईस्ट वाली लैब हमारी फंक्शनल हो गई है, बाकी 3 लैब्स में हमारी काम चल रहा है जो जल्दी फंक्शनल हो जाएंगी। अभी हमारे जो माईटी के मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर विल बी रिलीजिंग आवर फर्स्ट चिप। तो इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी वो हमारे बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स ही होंगे। तो मतलब ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बहुत सारी निकल कर सामने आने वाली हैं, अच्छे पैकेजेस जो हैं स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। जी,
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली है और आई से फ्लडिंग होने वाली है। आने वाली जो 2-3 डेकेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स की है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों की है, बशर्ते कि वो जो रिक्वायर्ड स्किल है उसको एक्वायर करें, जिसमें आपका कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसमें पाइथन और सी लैंग्वेज आ जाती है, कुछ हमारे टीकैट टूल्स हैं जिसमें एटलस, सिंटोरस हैं, कुछ हमारे मैथमेटिकल मॉडलिंग टूल्स हैं जिसमें मैटलैब, साइलैब है, कुछ हमारे ऑटोमेशन के टूल्स हैं। अगर बच्चे इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करते हैं, जैसे हमारे ऑटोमेशन में हम कुछ हार्डवेयर भी यूज़ करते हैं जिसमें हमारा आर्डिनो है और आपका रास्पबेरी पाई है, देन ESP32 है, नोड MCU है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर है, और साथ में अगर प्रोग्रामिंग स्किल बच्चा एक्वायर करता है तो हम ऑटोमेशन में जा सकते हैं। अदरवाइज हम सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं जिसमें प्रोसेस सिमुलेशन है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेआउट डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स हमारे यहाँ जनरेट होने वाले हैं। अभी आपने बोला कि स्किल्स क्या होने चाहिए, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम भी आपने लिए। तो यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूँगा कि चलिए पढ़ाई को भी साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जाहिर है साइंस अगर आपके पास है तो ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन किस तरह की बेसिक एलिजिबिलिटी या आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ खासियत इस तरह की होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी बेसिक स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर कि वो डिसाइड कर पाए कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिसमें मन करे उसी फील्ड में जाना है, हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं। तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो कैसे डिसाइड करे कि हाँ ये फील्ड मेरी है, इसमें मुझे जाना है और मुझे यहाँ पर मज़ा आने वाला है काम करना। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एज वेल एज ए फैकल्टी मेरा जो पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो ये है कि हमारे कोर्स में जो बच्चे आते हैं वो क्रैश लैंडर्स आते हैं। क्योंकि आपने बताया कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक पैरेलल कोर्स चलता है, तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो बीटेक में एडमिशन ले, बट जब वहाँ एडमिशन नहीं होता या वो वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत चीप है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर करीब 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना आपको पड़ती है, तो बच्चा यहाँ पे आ जाता है। पर यहाँ पे आने के बाद कुछ बच्चे इंटरेस्ट से भी आते हैं, सारे क्रैश लैंडर्स नहीं होते, मैक्सिमम क्रैश लैंडर होते हैं। तो जो बच्चा इंटरेस्ट से आता है, अब इंटरेस्ट कैसे पता चले, जिस बच्चे को घर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन करने में, कुछ ऑटोमेट करने में मज़ा आता है तो वो बच्चा यहाँ आ सकता है। किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग कोडिंग करने में मज़ा आता है, वो बच्चा यहाँ आ सकता है। किसी बच्चे को ऐसी चीज़ें लुभाती हैं जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स जैसी चीज़ें लुभाती हैं, या जैसे मेडिकल ऑटोमेशन है वो लुभाता है उनको, तो ऐसे बच्चे यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी की आपने बात करी, उसमें बच्चे के कुछ बेसिक स्किल्स उसमें होने चाहिए। उसकी फाउंडेशन फिजिक्स, जो अगर 12th क्लास की बात करूँ तो फिजिक्स फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, उसका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। ये तो मस्ट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आपके ये 2 स्किल अच्छे नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छा होने के बाद अगर आपके कुछ कोडिंग स्किल्स हैं, यानी ये प्रोग्राम कर सकें, और प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात किसी सिंटेक्स की नहीं करता, मैं बात किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं करता, मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपने प्रोग्रामिंग की बात करी, कोडिंग की बात करी, तो एक सवाल एकदम से मेरे जहन में हिट किया कि लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी के आने के बाद, AI प्लेटफॉर्म्स आने के बाद कोडर्स की जॉब ख़तरे में है, या प्रोग्रामिंग वाले जो हैं उनको परेशानी होने वाली है। तो क्या ऐसा कुछ है, AI के आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा इस फील्ड पर, इस फील्ड के प्रोफेशनल्स पर, मतलब जब और ज़्यादा डेवलप कर जाएगा AI? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। जैसे कि पिछले, अगर मैं 2 डेकेड पीछे चला जाऊँ, जब कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी आई थी और मशीन ऑटोमेट होनी शुरू हुई थी, तभी भी लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन आ गई है, तो अब इंसान बेरोजगार हो जाएंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता। चाहे चैट जीपीटी आ जाए या कोई और मशीन आ जाए, उससे होता क्या, हमारे काम करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। अभी आज चैट जीपीटी आ गया, हो सकता है चैट जीपीटी कोडिंग करना शुरू कर दे, पर जो वो कोडिंग करेगा वो एग्जिस्टिंग कोड्स के बेसिस पे उसको जनरेट करता है कोड। जो एक इनोवेटिव थिंकिंग है, जो एक ह्यूमन टच है, वो उसको अभी तक नहीं दे पाया है। आप चैट जीपीटी को जितना भी एक्सप्लोर करिएगा, आप जानिएगा कि वो एक ह्यूमन टच वाली चीज़ अभी वहाँ मिसिंग है। तो वो टच एक ह्यूमन ही दे सकता है, वो टच एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही दे सकता है, वो AI नहीं कर पाएगा। मतलब ज़रूरत होगी इन प्रोफेशनल्स की। और इसके अलावा सिर्फ कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स इस फील्ड में, और भी बहुत सारे काम हैं जो कर रहे हैं ना। चलिए अब मैं एक बेहद अहम सवाल पे आता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। कुल मिलाकर हमने समझ लिया कि कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, फील्ड में क्या फ़र्क है इंजीनियरिंग में और BSc में, ये तमाम चीज़ें आपने समझा दी। अभी आपने थोड़ी सी बात भी की थी कि शुरुआत में इंटर्न को इतने पैसे मिल जाते हैं, कुछ दिन के बाद इतने मिल जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती हैं करियर के पीक पर, कहाँ तक स्टूडेंट कोई जा सकता है सैलरीज को लेकर? अगर सैलरीज की बात करूं तो
क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स भी आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं, दे आर अर्निंग गुड पैकेजेस. आई कैन से वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन इंटेल and he is earning a package of 50 lakhs in India itself. So if you go abroad, you can get packages like 1 crore or maybe more than that. इंडिया में ही आपको 50, 60, 70 लाख के पैकेजेस आज की डेट में कंपनीज दे रही हैं, दैट टू फॉर सिमुलेशन. अगर फाउंड्रीज लगेंगी, फैब्रिकेशन होगा, तो ये पैकेजेस बढ़ के और हाई रेंट पे चले जाएंगे. और करियर एडवांटेजेस बहुत अच्छी हैं. मतलब आप जितना ग्रोथ, जितना एक्सेल करना चाहें, आप फिर अगर आप टॉप नॉच पे जाना चाहते हैं तो आप मैनेजरियल लेवल पे चले जाते हैं और फिर आप सुपरवाइज करते हैं चीज़ों को और आपको उसके हिसाब से पैकेजेस मिलते हैं. मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, करियर काफ़ी ब्राइट हो सकता है. तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. कुछ और एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो जस्ट मुझे समझ में आया डॉक्टर सचिन से बात करके कि यहाँ पर पैकेजेस बहुत हाई हो सकते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है वो सर ने बता दिया, कैसे आप आ सकते हैं. इसके अलावा जॉब का ऑप्शन है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बात करेंगे और भी कुछ बारीकियां हैं जिन पर हम आपको मालूमात फराहम कराएंगे. अब आगे चलते हैं कुछ और एक्सपर्ट्स के पास. डॉक्टर सचिन के साथ हमने इस फील्ड को कुछ हद तक समझा, लेकिन इस फील्ड में आप कैसे करियर बना सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्या पढ़ाई का पैटर्न है, और भी इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. आपका नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा. मैम खैर मकदम है आपका. मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात करते हैं तो इदारा यानी कि तालीमी इदारा या इंस्टीट्यूट या कॉलेज मैं कहूँ, उसका नाम कितना अहम हो जाता है? कॉलेज का नाम अहम होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्टूडेंट को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है. जैसे कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रॉब्लम्स देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो नई नई अपने आइडियाज़ लेकर आएँ और उनको समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कराते हैं जो कि उनके करिकुलम से हट कर होते हैं. सो इससे स्टूडेंट का ब्रेन डेवलप होता है, प्लस दे नो हाउ टू टैकल डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स. तो उस वे में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं. सो ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बट हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट भी है जो कि इस फील्ड में स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहा है. मैम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं, अब इसके अलावा AI आ रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है. तो ऐसे में आप टेक्नोलॉजी के साथ लगातार चलते रहने के लिए क्या ख़ास पढ़ाई, क्या ख़ास प्रैक्टिकल तैयारियां स्टूडेंट्स को करवाते हैं? इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी. अभी हमारे कॉलेज को एक स्टार DBT की ग्रांट मिली है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर हमारे 6 डिपार्टमेंट्स हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी एंड कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के डिफरेंट टीचर्स बच्चों को इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कराते हैं. अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ तो रही हैं, बट उसके लिए हम मैन पावर कहाँ से ट्रेन कर रहे हैं? मैन पावर की ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं हमारे कॉलेजेस से ही, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप्स और आफ्टर क्लासेस ट्रेनिंग देते हैं, नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स बट ऑल्सो फ्रॉम द मटीरियल साइंस. जहाँ पे मटीरियल साइंस के जो भी बैकग्राउंड होता है वहाँ पे हम उन्हें नैनो थिन फिल्म, नैनो टेक्नोलॉजी, मेम्स बेस्ड डिवाइसेस, नेम्स बेस्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे फैब्रिकेट की जाती हैं, उन सब की तालीम देते हैं. तो हम बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से एक डिवाइस को कैसे बनाना है, कैसे उसको डाइस करना है, कैसे पैकेज करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, ये सब ट्रेनिंग हम उनको अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही देना शुरू करते हैं, जो कि वो किताबों में तो पढ़ते हैं बट उनको प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन हम यहाँ पे शुरू करते हैं देना. तो स्टार DBT के अंडर हमें कॉलेज को 1,90,00,000 का ग्रांट मिला है, जिसमें हमने काफ़ी इक्विपमेंट्स अभी परचेज भी किए हैं और काफ़ी हमें कंज्यूमेबल आइटम्स भी हम परचेज कर रहे हैं और इन हाउस प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं. इन हाउस प्रोजेक्ट्स का मेन एम यही है कि हम स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ मोटिवेट करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसका परिणाम ये भी है कि बच्चे जो है रिसर्च कर भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, प्लस पब्लिकेशंस भी निकाल रहे हैं, एंड ये पेपर ये बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं? इसमें हमारा जो पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, फिज़िक्स में भी सारे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पेपर पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन हो गया, बेसिक एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच दे आर लर्निंग हाउ टू मेक अ चिप एंड देन हाउ टू यूज इट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। पूरा उसको एक तालीम यहाँ पे दी जाती है। अब मैम स्क्रैच की आप बात कर रहे थे, स्क्रैच से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्क्रैच से एडमिशन की बात करता हूँ। किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो DU का पूरा थ्रू आउट हर कॉलेज का सेम है। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत। उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चा जो कॉलेज सेलेक्ट करता है अपने कोर्स की प्रेफरेंस के बेसिस पे, उसको वो कोर्स और उसके एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पे वो अलॉट किया जाता है। इस कॉलेज के अलावा हमारे मुल्क में कौन कौन से इदारे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में पढ़ाई करवा रहे हैं या अहम तालीम दे रहे हैं? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी ना पहले 7 ब्रांचेस थी बट अब 21 ब्रांचेस हो गई हैं। तो IIT हो गया, IISc बैंगलोर हो गया, और आपका आइजर मोहाली हो गया, आइजर पुणे हो गया। सो बहुत सारे इंडस्ट्री मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इधर ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम योर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स। मैम मैं भी AI की बात कर रहा था, रोबोटिक्स की बात कर रहा था, तो इन चीज़ों को लेकर आने वाले वक्त को लेकर क्या कुछ नया आपके कॉलेज में हुआ है या हमारे मुल्क में क्या कुछ नया हो रहा है? हमारे कॉलेज में या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि वो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अदर और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है, स्किल बेस्ड कोर्सेज करना चाहता है, वैल्यू एडिशन कोर्सेज करना चाहता है, तो वो ले सकता है। सो उसके अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वो अलग अलग फील्ड में जा सकता है। तो अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ने आया है बट उसको लगता है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे को हम ऑप्शन देते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आके पढ़िए। तो इस तरह से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को, एंड ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज ये हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारे इंडिया के बच्चों को कम्पिटेंट बनाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बच्चों। मैं रिसर्च फील्ड पर बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में रिसर्च पर आपके कॉलेज में या हमारे मुल्क में क्या कुछ नया हो रहा है? हमारे यहाँ पे सबसे पहला तो यही है कि जब से ये डिवाइस फैब्रिकेशन का इंडस्ट्रीज़ का आगमन हुआ है, उस हिसाब से काफ़ी कॉलेजेस अपनी लैबोरेटरीज़ को, अपनी टेक्निक्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो रोबोटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, AI एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पे नॉट इवन इलेक्ट्रॉनिक्स बट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है फिज़िक्स के साथ साथ। तो वहाँ पे हम बच्चों को नए नए रोबोटिक्स बेस्ड, आर्डुइनो बेस्ड प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का कैसे यूज़ किया जाता है, रास्पबेरी पाई है, ब्लैक बीन्स है। सो हम उनको ये सब इंटीग्रेट करना हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स डिटेक्टर्स से, वो हम उनको ग्रेजुएशन लेवल में ही शुरू कर देते हैं उसको। मैम थोड़ी देर पहले अभी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की और डॉक्टर सचिन भी बात कर रहे थे, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, वैसे भी हमारी जो सरकार है वो लगातार इस चीज़ पर जोर दे रही है कि अपना अगर कुछ कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो इस फील्ड में जो स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के अपने बिजनेस के रास्ते भी खुलते हैं क्या? हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। अभी मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं, लेटेस्ट से गैस सेंसर्स बनाती हैं, वो क्या करती हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, उसको इलेक्ट्रॉनिक से इंटीग्रेट करते हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट अगर हम अपने स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो सेंसर्स वो खुद ही डेवलप करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के तहत। तो अगर हम उसकी मास प्रोडक्शन पे जा पाएँ फ्यूचर में, तो वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे कि वो अपने सेंसर्स डिटेक्टर्स कैसे इन हाउस बना सकते हैं और उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से आगे रिलेट करके, सर्किटरी को इंटीग्रेट करके वो एक पूरा कंप्लीट प्रोटोटाइप या मॉड्यूल जो है मार्केट में उतार सकते हैं। सो इस तरह से हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, हम मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करते जाएंगे और आप फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जाहिर सी बात है। मैम एक सवाल यहाँ पर बनता है, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, सर से भी बात हुई, फील्ड को समझा हमने, कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में ये हमने समझा, किस तरह से पढ़ाई हो रही है ये हमने समझा, और चैलेंजेस क्या आने वाले वक्त में, सभी चीज़ों पर आप लोगों ने बहुत बारीकी से बात की। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से आप हैं, तो आपसे ये सवाल ज़रूर बनता है कि फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच रिश्ता क्या है? फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है विच इज़ द फादर ऑफ मेनी अदर ब्रांचेस। सो आई वुड से
इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन बायोलॉजी, इवन कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिक्स आपका पूरा हर चीज़ का एक बेसिक बनाता है, तो फिजिक्स से ही निकल कर आता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं खुद एक फिजिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, बट मेरा मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फिजिक्स का ही कोर है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक सेमीकंडक्टर चिप की भी बात कर लें तो वहाँ पे भी आप पूरा एक सिलिकॉन वेफर क्या होता है, उसका बैंड गैप क्या होता है, कैसे आप डायोड बनाते हैं, कैसे रेजिस्टर बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, हर चीज़ जो है फिजिक्स से ही निकल कर आई है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो सारी चीज़ें भी फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं। तो फिजिक्स आई वुड से इज़ अ फादर ऑफ मेनी अदर सब्जेक्ट्स। चलिए, बहुत बारीकी से हमने समझ लिया इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और फिजिक्स को भी कुछ हद तक। अब आखिर में आपसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा तो सजेशन स्टूडेंट्स को यही है, अगर वो दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं तो ये जगह उनके लिए परफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बच्चा कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा या फिर उसको हायर पैकेजेस मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगी, और आगे रिसर्च का भी काफ़ी स्कोप है। अगर हम रोबोटिक्स की बात कर लें, हम मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस की बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि परस्यू योर ड्रीम्स। इफ़ यू हैव पैशन टू डू एनीथिंग इन लाइफ एंड टू चेंज द वर्ल्ड, देन दिस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैम ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही, और कुछ देर पहले सर ने भी बताया था, डॉक्टर सचिन ने, कि अगर आपको नई नई चीज़ें डिज़ाइन करने का शौक़ है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ है, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। और मैम ने भी अब कह दिया कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू चेंज दिस वर्ल्ड, पैशन है, अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो भी आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और बहुत बारीकी से इस फील्ड को हमने समझा। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम आपको काफ़ी अहम जानकारी देंगे, क्योंकि हम आपको अब बताएंगे कि कहां कहां आप इस वक्त एडमिशन ले सकते हैं और कहां कहां आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी यह खास पेशकश आप सबको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपके मुस्तकबिल से जुड़ी एक और फील्ड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।